नमस्ते विद्यार्थियों। डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती इसका 15वां अध्याय जो फीचर लेखन है वह लेकर आई हूँ। फीचर लेखन का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज जो पार्ट 1 था उसमें पाठ पर आधारित जो प्रश्न थे उसके उत्तर हमने देखे। उसके अलावा पूरे लेसन में से जितने क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने बनाए और उसके उत्तर देखे। आज हम देखेंगे व्यावहारिक प्रयोग के अंदर हमको जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर फीचर लेखन कीजिए और दूसरा विषय हमको दिया हुआ है लता मंगेशकर पर फीचर लेखन कीजिए। तो ये दोनों विषयों पर फीचर लेखन हम कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हमको करना चाहिए, ये मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो मेरा पहला जो वीडियो है फीचर लेखन पार्ट 1 वो आप ज़रूर से देखिए। उसके अंदर आपको बिल्कुल सरल भाषा में लिखे हुए उत्तर मिल जाएंगे। मैं इसी वीडियो के नीचे पार्ट 1 की लिंक दे दूँगी, आप उसको देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। और मेरे इस वीडियो को देखने के बाद में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। तो आइए हम फीचर लेखन के स्वाध्याय के अंतर्गत व्यावहारिक प्रयोग इसके क्वेश्चंस शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने व्यावहारिक प्रयोग के अंदर का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लिया हुआ है कि लता मंगेशकर पर फीचर लेखन कीजिए। तो अब लता मंगेशकर एक इतना जाना पहचाना नाम है, बहुत फेमस है और उनके ऊपर हमें फीचर लेखन करना है। तो ऐसा मतलब सभी को उनके बारे में बहुत कुछ पता है बातें, लेकिन फिर हमें फीचर लेखन जो होता है किसी भी विषय को एक नया रूप देना, नया आयाम देना, उसी को हम फीचर लेखन कहते हैं। तो हम अब लता मंगेशकर के लिए क्या ऐसा लिख सकते हैं जिससे लोगों को पढ़ने के लिए उसमें बहुत इंटरेस्ट आ जाए। तो हमने उसका जो सबसे पहले हेडिंग डाला है, यानी ये शीर्षक जो है वो सबसे एंड में हमें सेलेक्ट करना होता है कि हमने जो विषय चुना है उसका हम जो टाइटल है वो क्या देने वाले। तो ये हमारा हमने टाइटल रखा है। तो हमारा ये टाइटल जो है इसको खूब सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले तो इसको आपको ओवर राइटिंग यानी कि इसको थोड़ा बोल्ड लेटर में लिखना है। तो बोल्ड यानी कि पेन को 2-3 बार आप घुमा देंगे तो उसी के ऊपर वो डार्क हो जाएगा और थोड़ा उठकर दिखने लगेगा। और इस तरीके से आपने ये जो डॉट 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 का ये वाला यूज़ जो हमने किया है ये इसको थोड़ा सा कैसा बना देता है कि इसके अंदर कुछ तो छुपा हुआ है, कुछ रहस्य है इसके अंदर, है ना। यानी कौन सी ऐसी बात है जो हमें देखना चाहिए। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से इसका हेडिंग दे दिया है। तो ये हमारा टाइटल हो गया, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं हमने इसके अंदर प्रस्तावना कैसे दी हुई है, क्योंकि फीचर लेखन जब हम लिखते हैं तो इसके अंदर हमने कल देखा कि फीचर लेखन के जो सोपान होते हैं वो कैसे होते हैं। उसके अंतर्गत हमको जो है सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद में हम देते हैं विवरण, विवरण के बाद में हम लिखते हैं उपसंहार और उसके बाद में हम शीर्षक चुनते हैं, है ना। तो हमने ये यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना, इसको हमने शीर्षक चुना हुआ है अर्थात टाइटल चुना हुआ है। अब ये जो हमारी है ये प्रस्तावना है। प्रस्तावना के अंतर्गत हमने लिखा है कि पिछले 8-9 दशकों से भारतीय एवं विदेशी लोगों के दिलों पर राज करने वाली गायिका लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश के मराठी परिवार में हुआ। क्योंकि हम प्रस्तावना दे रहे हैं तो जिस व्यक्ति के बारे में, क्योंकि ये व्यक्ति पर फीचर लेखन है, तो उस व्यक्ति के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको यहाँ पे संक्षिप्त में देना है, इसलिए इसी को प्रस्तावना कहा जाएगा व्यक्तिगत जो फीचर राइटिंग है उसके अंतर्गत। अब हम इसके आगे लिख देंगे कि इनके पिता भी कलाकार थे एवं एक गायक थे। साथ में आप माता के लिए भी लिख सकते हैं कि इनकी माता एक साधारण गृहिणी थी। आगे देखते हैं, लता के जन्म के कुछ समय बाद यह परिवार महाराष्ट्र के मुंबई शहर में आकर बस गया। अब हमने यहीं पर जो है प्रस्तावना को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि अब हम उनके जीवन के में होने वाली जो घटनाएं हैं उनके बारे में लिखना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर इस प्रस्तावना को ख़त्म कर दिया, नया पैराग्राफ शुरू किया और इस नए पैराग्राफ के अंतर्गत हमने विवरण या आप उसको बोल सकते हैं जैसे
डिस्क्रिप्शन जो हमने उनके बारे में देना था वो हमने यहाँ पर दिया है। तो ये हमारा मतलब तीसरा पॉइंट बन जाता है अगर हम टाइटल को गिन ले तो, और वैसे देखा जाए तो मुख्य रूप से दूसरा पॉइंट है। अब हमने यहाँ पर लिखा है यहीं से लता जी की संगीत यात्रा की शुरुआत हुई, यानी मुंबई आए यहीं से उनकी शुरुआत हुई। लता जी को हिंदी फिल्म जगत में गायकी का पहला अवसर 1948 में मिला। उसके बाद उन्होंने आज तक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, आज तक होना चाहिए है ना, आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस दौर में उन्होंने हर एक फिल्म निर्देशक एवं संगीत निर्देशक के साथ में काम किया। वे इंडस्ट्री की पहली पसंद रहीं। उनके फिल्मी गीतों के साथ साथ ही देशभक्ति एवं भजन गीत भी बहुत मशहूर हुए। उन्होंने यानी यहाँ हम बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने हर तरह के गीत गाए, वो फिल्मी गीत है, वो देशभक्ति के गीत है, वो भजन है ना सब। अब हम आगे और उनके बारे में अच्छा लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे 15 अगस्त और 26 जनवरी लता जी के गीतों के बिना सुने सुने से लगते हैं। उनका ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत के आगे बाकी सारे देशभक्ति के गीत हमें फीके लगने लगते हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ में वो जादू है। आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं इसमें, है ना, क्योंकि उनके आवाज़ में ऐसा जादू है जो किसी भी व्यक्ति को ये बांध के रख लेता है, समा बना देता है। और इसीलिए इनका ये गीत अगर 15 अगस्त या 26 जनवरी को न सुना जाए तो ऐसा लगता ही नहीं है कि आज 15 अगस्त या 26 जनवरी का दिन है। ठीक है, उसी के बाद में अब हमने उपसंहार लिखा है। उपसंहार यानी अब हम इसको एंड कर रहे हैं, तो एंड करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, लता जी को, यानी यहाँ पर हम लोग जो है इसका कंक्लूजन दे रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर जो है हमने इनका कंक्लूजन दिया हुआ है, तो अब हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं कंक्लूजन वगैरह से, एक एक हम फीचर राइटिंग में बिना कुछ लिखे इसके पैराग्राफ बनाए जा रहे हैं, यानी हेडिंग न देते हुए हमने पैराग्राफ बनाए। मैंने ये जो दो दो लाइनें खींची हुई है सिर्फ आपको बताने के लिए कि यहाँ हमने ये चीज़ लिखी हुई है। तो लता जी को भारत रत्न के साथ ही कई महत्वपूर्ण अवार्डों से नवाजा जा चुका है। अब हमको बहुत सारे जो उनका अवार्ड मिले उनके नाम लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई अवार्ड होगा ही नहीं जो उनको मिला ना हो। ठीक है, तो सारे अवार्डों से उन्हें नवाजा जा चुका है। इस समय बढ़ती उम्र और वृद्धावस्था के चलते उन्होंने गाने पर विराम लगा दिया है, यानी आज उनकी जो उम्र हो गई है 90 के आसपास में पहुंच गई है, तो अब उन्होंने जो है गाना बंद कर दिया है। हम सभी, यानी हम यहाँ पे अब उनके हेल्थ के बारे में, उनकी तबीयत के बारे में भी लोगों को बताना चाह रहे हैं, जो कि इंटरेस्ट जगा दे, है ना। हम सभी देशवासी उनके अच्छे स्वास्थ्य एवं लंबी उम्र की कामना करते हैं। जब तक भारत देश रहेगा, जब तक सूरज और चांद रहेगा, तब तक लता जी के योगदान को और लता जी को भुलाया नहीं जाएगा। इस तरीके से हम लता जी के ऊपर फीचर लेखन कर सकते हैं। ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि आपके सजेशन मुझे नया कुछ करने की प्रेरणा देते हैं। आइए दूसरा विषय देख लेते हैं कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर फीचर लेखन कीजिए। अब हमको यहाँ पे भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसके ऊपर फीचर लेखन करना है। थोड़ी सी हमें जानकारी इंटरनेट से इकट्ठा करना पड़ेगी, कहीं किन्हीं किताबों से इकट्ठा करना पड़ेगी। जैसे कि हमने फीचर लेखन जो है देखा ही है कि इसके ऊपर जो हम विषय चूज़ करते हैं उसके लिए हम सामग्री, विषय की सामग्री हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती है उसको पहले हम एकत्रित करते हैं, है ना, और उसके बाद में हम लिखने की शुरुआत करते हैं। तो इसमें भी ठीक वैसा ही है, पहले हमने जो जहाँ आपको ये पहली दो लाइनें दिखेंगी ये आपको जो है प्रस्तावना दिख रही है, उसके बाद में दूसरी ऐसी लाइनें दिखेंगी वो आपको विवरण दिखेगा, फिर आपको उपसंहार दिखेगा, और ये जो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है ये है शीर्षक। इसको भी आप डार्क जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है और रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा से ध्यान में रखिए। आइए इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो पृथ्वी, हमने उसको हेडिंग दिया है, टाइटल दिया है पृथ्वी से अंतरिक्ष तक भारत की छलांग, है ना, यानी कि भारत ने कैसा जंप मारा है पृथ्वी से, यानी ज़मीन से लेकर अंतरिक्ष तक। और यहाँ एक और बात कि हमारे तो एक अंतरिक्ष का हमारे एक जो ये है क्या बोलते हैं, हमने यहाँ पे देखो लिख के भी रखा हुआ है कि अंतरिक्ष अभियान जो था हमारा सबसे
1989 का, उसका नाम भी पृथ्वी था। और हमने यहाँ पे इसको हेडिंग भी दिया है, पृथ्वी से अंतरिक्ष तक भारत की छलांग। आइए इसकी प्रस्तावना को देख लेते हैं। तो प्रस्तावना के अंतर्गत हमको दिखाना है कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, इसका पूरा नाम क्या है, कौन से सन में इसकी स्थापना हुई थी, किसने की थी। तो हम लिखेंगे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है। भारतीय, अब हम यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत लिख रहे हैं, ये इसका नाम है। किसका नाम है? अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का नाम। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन सन 1962 में तब हुआ जब भारत ने अंतरिक्ष में जाने का निर्णय लिया। यानी सबने मिलके इस बात का निर्णय लिया कि हमें भी अंतरिक्ष में जाना चाहिए और इस अभियान जो है उसके लिए एक संगठन बनाना चाहिए। अब यहाँ पर इसकी स्थापना साराभाई की अध्यक्षता में की गई। इसे अंग्रेजी में इसरो कहा जाता है। तो हमें इसका अंग्रेजी नाम भी बताना है और उसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका घोष वाक्य है, यानी जो ये अनुसंधान जो संगठन है, यानी इसरो, इसका एक घोष वाक्य, यानी वहाँ के लोग इस चीज़ को बोलते हैं कि मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये वहाँ का घोष वाक्य है। ये हम लिखेंगे तो इसका जो है इफ़ेक्ट बहुत अच्छा पड़ता है, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में हम जब जानकारी देते हैं किसी को तो पता पड़ता है कि आपने कहीं ना कहीं से इसको पढ़कर सामग्री एकत्रित करके उसको लिखा हुआ है। इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। ठीक है। अब हम यहाँ पे सेकेंड पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं और वो सेकेंड पॉइंट ये यहाँ से शुरू हो रहा है और वो होता है आपका विवरण। भारत ने अपने पहले अंतरिक्ष अभियान, यानी अब हमको कैसे शुरू हुआ, क्या किया, कब किया, ये लिखना है। तो भारत ने अपने पहले अंतरिक्ष अभियान की शुरुआत बहुत ही सीमित साधनों के साथ की थी। इस कार्यक्रम से भारत के कई बड़े वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। उन्हीं में से एक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने 1988 में छोड़े गए पृथ्वी और 1990 में छोड़े गए अग्नि प्रक्षेपण में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाई ही थी, साथ ही देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों का उपयोग करके उसे कामयाब भी बनाया था। यानी देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको इसके पीछे की एक स्टोरी भी बता दूँ कि सबसे पहले जब पृथ्वी जो है प्रक्षेपण हमने किया, उसके बाद में अग्नि किया, तो पृथ्वी को करने के बाद में हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे कि हम बाहर से कुछ, इतना धन नहीं था कि हम बाहर से मंगा सके, विदेशों से कुछ चीज़ें हमारे लिए मंगवा सके। तो फिर वहाँ पे अब्दुल कलाम आज़ाद जी जो है, उन्होंने गवर्नमेंट से जो है क्या बोलते हैं उसको, रिक्वेस्ट की कि वो जो भी हमारे यहाँ भारत में जितने भी संसाधन उपलब्ध है, हम उसी का यूज़ करेंगे और उसी से जो है हमारा अभियान जो है उसको सफल बनाएंगे। और इस तरीके से उन्होंने देश के भीतर जितने भी उपलब्ध संसाधन थे उन्हीं का उपयोग किया और जो है अग्नि प्रक्षेपण कामयाब किया। तो 1960 से 70 के दशक में भारत अपना खुद का लॉन्च वाहन कार्यक्रम प्रारंभ किया। भारत ने, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, भारत ने, ठीक है, भारत ने अपना खुद का लॉन्च वाहन कार्यक्रम तैयार किया या प्रारंभ किया और 1980 तक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 और अधिक उन्नत बना लिया। अब यहाँ पे देखते हैं आगे और हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं। अभी हम यही पैराग्राफ के ऊपर सेकंड वाले, सबसे पहला भारतीय रॉकेट 21 नवंबर 1963 को थुम्बा से लॉन्च किया गया। थुम्बा एक जगह का नाम है, ठीक है। तो थुम्बा से लॉन्च किया गया क्योंकि भूचुंबकीय, यहाँ पे कॉमा लगाइएगा, क्योंकि भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती है। कौन सी रेखा यहाँ से गुजरती है? भूमध्य रेखा। 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च करके अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया। हमने अंतरिक्ष युग में कौन से इससे प्रवेश किया था? तो आर्यभट्ट से प्रवेश किया था। ये एक प्रश्न बन सकता है ना। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर कि 1975 में हमने इसको लॉन्च किया और आर्यभट्ट कौन थे? हमारे यहाँ के भारतीय गणितज्ञ, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था। आगे देखते हैं कि भास्कर 1 भारत का पहला सैटेलाइट था जो जिसके द्वारा भेजी गई तस्वीरों से वन, पानी और सागरों का अध्ययन किया जाता था। यानी ये सैटेलाइट जो ऊपर से हमें तस्वीरें भेजता था, इससे हम जंगलों का अध्ययन करते थे, हमारे यहाँ पानी कितना उपलब्ध है हमारी ज़मीन पर उसका अध्ययन करते थे, और सागरों का अर्थात समुंदरों का अध्ययन इसके द्वारा किया जाता था। अब देखिए हम लिख रहे हैं, चंद्रयान ने चंद्रमा पर पानी की खोज की थी और चंद्रयान हमने ही बनाया था, है ना। भारत के चंद्रयान ने चंद्रमा पर पानी की खोज की थी कि भाई पानी
चंद्रमा पर जो है पानी भी है। अब हम यहाँ पर इसका उपसंहार यानी कि इसका कंक्लूजन लिख रहे हैं। तो फिर यहाँ पे कंक्लूजन में हमको क्या करना है, इसको समेटते हुए और इसको ख़त्म कर देना है ना टॉपिक को। तो हम लिखेंगे इसरो ने तब से लेकर आज तक इस संस्थान की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। यानी हमने जो ऊपर लिखा है उसकी समरी यहाँ पे लिख दी, एक छोटे से 2 लाइनों के अंदर हमने समरी लिख दी कि तब से लेके आज तक संस्थान की उन्नति के लिए जो है इसरो ने अनेक कार्य किए और पिछले कुछ दशकों से भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम ने एक सुसंगठित और आत्मनिर्भरता के साथ प्रगति की है। यानी यहाँ पे हमको ये चीज़ बताते हुए हम इसका अंत कर रहे हैं, इसको समाप्त कर रहे हैं और हम ऑलरेडी जो है इसका जो हेडिंग है या टाइटल है वो हम दे ही चुके हैं, वो है पृथ्वी से अंतरिक्ष तक भारत की छलांग। विद्यार्थियों, आपको फीचर लेखन के दोनों विषय पर लिखा गया फीचर लेखन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कोई परेशानी हो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। कोई नया टॉपिक हो जिस पर लिखना हो वो भी आप ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ में मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ में मैं आपसे एक बात और कहती हूँ हमेशा कि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा याद रखिए, कभी भी मत भूलिए। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।